स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर डिस्कस कर लिया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसको हमने मल्टी डायमेंशनल डिस्कस किया था। उसमें कई कंट्रियों के बारे में भी हमने सीखा था, इटली, जर्मनी और जितने वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्री हैं उनके बारे में हमने सीखा था, ओटोमन एम्पायर के बारे में, रोमन एम्पायर, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में जो नेशनलिज्म आया उसका क्या पैटर्न था और क्या क्या उसके परिणाम थे, क्या क्या कारण थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये है ओवरव्यू। इसमें हम ये जो टॉपिक दे रखे हैं, ये जो पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट है आपका कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल, एंटी कॉलोनिज्म सेंटिमेंट्स, रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल मूवमेंट्स, वेरियस मूवमेंट्स। इन पे इतना गौर ना करते हुए हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में, यानी एक समग्र इसका बैकग्राउंड जिसमें हम इसके फैक्टर कि क्यों जो नेशनलिज्म की भावना है वो पनपी और कौन सा दौर हम इसमें यूज करेंगे, कौन से दौर को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो इंडियन नेशनलिज्म है उसके 3 दौर थे। 1857 से पहले का, 1857 से 1910 तक या 1905 तक मानिए, उसके बाद फिर उसका दौर। तो आज हम थर्ड जो दौर है वो इसको डिस्कस करेंगे। तो हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे। जितना मैं बोलूँगा उसमें इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो है वो आप नोट डाउन करेंगे और उनके नोट्स फॉर्म में आप लिखेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं फिर इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या कारण थे नेशनल और इंटरनेशनली, क्या क्या रीज़न थे, क्या कारण थे जिससे कि जो नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट्स थे वो एमर्ज हुए। उसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा आपका 1914 से 1918। आपको याद होगा पिछली सेशन में या प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था, इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, दैट इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था 1914 में चालू हुआ, 1918 तक चला। तो इस युद्ध का इंडिया का जो नेशनलिज्म है उस पर बहुत फर्क पड़ा। कैसे फर्क पड़ा? देखो, ये जो युद्ध हुआ था, ये जो वॉर हुआ था, ये 2 गुटों में हुआ था। पहले गुट में तो थे आपके यूके, फ्रांस और आपका यूएसए, और इधर थे आपके जर्मनी, इटली, टर्की और जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्री थे वो भी इसी ग्रुप में थे। तो हुआ क्या कि जब अंग्रेज इस युद्ध में इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने यहाँ के जो लीडर थे, इंडिया के जो लीडर थे उनसे प्रॉमिस किया था कि आपको जो गवर्नमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उसमें आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 1918 के युद्ध की समाप्ति के बाद में अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए, अपना जो प्रॉमिस था उससे वो मुकर गए। तो एक कारण तो ये बना क्योंकि जो लीडर थे उनको लगा कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है और वो किसी भी तरह से इसके खिलाफ क्या करना चाहते थे, जंग छेड़ना चाहते थे। यानी अपना जो मूवमेंट था, विभिन्न प्रकार के जो वेरियस जो मूवमेंट थे उनको आगे बढ़ाकर अपनी जो भागीदारी है, अपना जो पार्टिसिपेशन है, अपनी जो स्वराज
की एक अवधारणा आई थी जो बाद में डिस्कस करेंगे, उसको पूरा करने में वो जुट गए। एक मिनट, ये हमने इसमें डिस्कस किया पॉलिटिकल स्फेयर। कौन सा? पॉलिटिकल स्फेयर, कि किस तरह से पॉलिटिकल स्फेयर में मतलब किस तरह से जो लीडर थे उनको आश्वासन दिया गया, अश्योरेंस दिया गया। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे आपका इकोनॉमिक स्फेयर। इकोनॉमिक स्फेयर में हुआ क्या कि जब वॉर हुआ, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, तो उससे हुआ क्या कि जितने भी देश थे वर्ल्ड के, उन सब की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसे हो गई? कमज़ोर हो गई। वीकन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इससे हुआ क्या कि जो प्राइजेस थे, प्राइज जो थे वो अप होने लगे चीज़ों की। क्यों? क्योंकि लोग जो थे या विभिन्न जो गवर्नमेंट थी वो अपना जो बेसिक चीज़ थी, जब बेसिक जो बिजनेस था वेलफेयर का, प्रोडक्शन का, इन सब को छोड़कर किस में लग गए? वॉर में। तो वॉर के लिए तो क्या क्या चाहिए? वेपन चाहिए, या पूरा ध्यान मिलिट्री पे रहा कि जो सैनिक हैं उनकी किसी तरह से सहायता की जाए। तो जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनसे ये लोग हट गए। तो रिजल्ट क्या होगा? प्रोडक्शन का लेवल डाउन हो गया, प्रोडक्शन लेवल इज लो। तो प्रोडक्शन लेवल जब लो होगा तो उससे होगा क्या? कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई की आप रूल लगा सकते हैं। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होने से क्या होगा कि देखो, इसका ज़्यादा फर्क इंडिया पे नहीं पड़ेगा, हम पूरे स्फेयर में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड स्तर पे। तो जो यूके उस समय क्या था? एक मैन्युफैक्चरिंग हब बोलो या इंडस्ट्रियलाइजेशन का वहाँ दौर था, तो मशीनीकरण से वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। लेकिन सारे उद्योगपति ये काम छोड़कर क्या बनाने लग गए? वेपन्स। तो अब एक चीज़ बताइए, जब वो वेपन बनाएंगे तो यहाँ इंडिया के जो उद्योगपति हैं या इंडिया के जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? उनके लिए कंडीशन होगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो किस में लग गए? अपने, क्योंकि डिमांड तो बढ़ेगी वर्ल्ड लेवल पे। जब बाकी लोग अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए तो जो बेसिक नीड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी फुलफिलमेंट कहाँ से होगी? इंडिया के लोगों से। तो इंडिया के जो कॉरपोरेट्स हैं, इंडिया की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जो पॉपुलेशन थी, उन्होंने अपना क्या बढ़ा दिया? प्रोडक्शन बढ़ा दिया। और उनकी प्रोडक्शन बढ़ा क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई। कहाँ? वर्ल्ड के अदर कंट्री में, जो विदेशों में उनकी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यूके जहाँ सप्लाई दिया करता था, यूएसए जहाँ सप्लाई दिया करता था, फ्रांस जहाँ सप्लाई दिया करता था, जर्मनी जहाँ सप्लाई दिया करता था, इन सब की सप्लाई क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। इन सब की सप्लाई जब डिस्टर्ब होगी तो कोई ना कोई वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको भरने का काम किसने किया? इंडिया के लोगों ने। तो इंडिया के लोगों के लिए तो बहुत बड़ी स्थिति हो गई। अब चलो जी, स्थिति अच्छी हो गई, लेकिन 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो फिर से सारी कंडीशन रिस्टोर होने लगी धीरे धीरे। वो जो कंट्री थी उनमें सारी कंडीशन फिर से रिस्टोर होने लगी। अब रीस्टोर होने लगेगी तो एक चीज़ बताइए, इंडिया के जो व्यापारी हैं, इंडिया के जो कॉरपोरेट्स हैं, उनको तो बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने 4 साल में बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया, बहुत अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, तो इससे क्या होने लगा? फ़ायदा होने लगा। दूसरी कंडीशन और देखिए कि जब ये दौर चल रहा था तो यूके की जो कंपनियां या यूएसए की जो कंपनियां, या आप ये मानो मल्टीनेशनल जो कंपनी थी विदेशों की, जो भारत में रहकर प्रोडक्शन एक्टिविटी करती थी, वो युद्ध के दौरान अपने देशों में चली गई थी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ वो वापस यहाँ आ गई। अब वापस ये यहाँ आएंगी तो ये अपने साथ क्या लेके आएंगी? इन्वेस्ट, पैसा इन्वेस्ट करेंगी, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को अंजाम देंगी। तो जो एंजॉय भारतीय कर रहे थे, इंडियंस कर रहे थे, तो उनमें कहीं ना कहीं क्या होगा? बाधा आएगी, हिंडरेंस पैदा होगा। तो इससे जो भारत के उद्योगपति या भारत के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजी सरकार से
इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट कौन थी उस समय? ब्रिटिशर्स। उनसे बोला कि जो विदेशी पूंजी आ रही है उन पे आप ड्यूटी लगाइए, उन पे आप क्या लगाएं? टैक्स लगाइए कि आप यदि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? उनका जो प्रोडक्शन है वो महंगा हो जाएगा और जो भारतीय बाजार की जो चीज़ें हैं वो वहाँ सर्वाइवल कर पाएंगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इससे मना कर दिया। इससे मना कर दिया तो भारत के कॉरपोरेट्स वर्ग में भी अंग्रेज़ों के प्रति क्या हो गया? अशांति आ गई उनके मन में। उनके मनों में ये विचार आने लगा कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे इंटरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार ही सर्व कर सकती है या वो ही इनको बचा सकती है। तो देखो कितने हमने डायमेंशन वो किए। पॉलिटिकल में आपको पता लग गया कि पॉलिटिकल में कैसे उन्होंने आश्वासन दिया था, फिर वो फिर गए अपने। इकोनॉमिक स्फेयर में हमने पूरी चीज़ें डिस्कस की। इकोनॉमी में ही और चीज़ें क्या हुई? अनएम्प्लॉयमेंट फिर से होने लगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगा आपको समझाने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारी एक्टिविटी जो युद्ध के दौरान चालू हुई थी वो फिर से बंद होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल जो मूवमेंट है उसको एक्टिव बनाने में एक प्रमुख भागीदारी इन्होंने निभाई। इसके अलावा जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में जो सैनिक गए थे, समझिएगा इस बात को कि युद्ध में जब यूके ने पार्टिसिपेट किया तो यूके की मिलिट्री जाएगी। अब यूके की मिलिट्री जब जाएगी तो यूके के जो कॉलोनी था वो कौन था? इंडिया। और भी कई कंट्री थे। तो इंडिया के सैनिक भी यूके की तरफ से उस युद्ध में क्या गए थे? पार्टिसिपेट करने गए थे। जब ये सैनिक वहाँ से अपना एक्सपीरियंस लेके आए, किसका? युद्ध का। जब अपना एक्सपीरियंस लेके आए और उन्होंने जो एक्सपीरियंस हुआ था वेरियस कॉन्टिनेंट में या अलग अलग स्पेयर में, उन्होंने जर्मनी, जापान और इटली की सेना के साथ जो लड़ाई की थी उस एक्सपीरियंस को उन्होंने यहाँ आकर शेयर किया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में एक वो बना हुआ था, एक भ्रम बना हुआ था, एक इल्यूशन बना हुआ था कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज या इंग्लिश जो लोग हैं वो क्या है? उनकी रेस जो है या रेसिज्म के आधार पर वो क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वो बोलते थे कि हम भारतीयों से अच्छी श्रेणी के या हमारी अच्छी नस्ल है, हम सारे काम उनसे अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये जो भ्रम था, ये जो इल्यूशन था, ये टूट गया। क्यों? क्योंकि युद्ध में तो अंग्रेज भी थे, अंग्रेजी सैनिक भी थे, इंग्लिश मिलिट्री के लोग वो भी थे और इंडियंस भी थे। तो उसमें इन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है? भ्रम है। और ये जो इंडियन सैनिक जो वहाँ गए थे इन्होंने यहाँ आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये भी एक कारण बना नेशनल जो सेंटिमेंट्स थे उनको इमरजेंस होने में। तो सैनिकों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो किसान वर्ग था, जो फार्मर्स थे, उनको भी लीडरशिप चाहिए थी। ये सारे हम कारण डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट्स हैं वो इतने तेज़ी से उभरे। अब लीडरशिप की भी ज़रूरत थी। लीडर भी कोई लीडर इससे पहले नहीं आया था कि जो सारे जो पॉपुलेशन है उसको मोबिलाइज कर सके। ये सारे वर्ग जो हैं, विभिन्न जो सोशल ग्रुप हैं, उनको मोबिलाइज कर सके। तो ऐसा भी कोई लीडर नहीं आया था। इसके अलावा प्रॉब्लम हुई किनके साथ? जो एजुकेटेड लोग थे या एजुकेटेड जो यूथ थे वो भी परेशान थे, क्योंकि उनको भी किसी प्रकार का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था। ये सारे यदि आप नोट डाउन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा महंगाई हो गई। इसके अलावा सबसे मेजर फैक्टर हुआ नेचुरल कैलेमिटीज़।
नेचुरल कैलेमिटीज में क्या हुआ कि सूखे पड़ते थे, अकाल पड़े, उन दिनों बहुत अकाल पड़े, तो इसने भी आग में घी डालने का काम किया। और इसके अलावा उस समय एक इन्फ्लुएंजा, एक बीमारी फैली थी, जिस तरह से अभी कोरोना चल रहा है ना, उसी प्रकार से 1918 से 1990 में लगभग 100 साल पहले भी एक ऐसी ही महामारी फैली थी। उस महामारी में भी बहुत से लोग या बहुत सी पॉपुलेशन मर रही थी। तो इस तरह लोगों में क्या हुआ, अविश्वास आया, असंतोष आया, किसके प्रति, गवर्नमेंट के प्रति। गवर्नमेंट कौन था उस समय, अंग्रेज लोग। तो ये सारे कारण हुए। इसके अलावा हम इंटरनेशनल स्फीयर में देखें तो इंटरनेशनल स्फीयर में हम देखें तो जो कंडीशन थी वो सारी फेवरेबल थी, किसके, नेशनलिज्म के। वो कंडीशन कैसी थी, नेशनलिज्म की। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन थी, डिस्कस कर लेते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय यूके, यूएसए, जर्मनी, इन सब के क्या हुआ करते थे, कॉलोनी हुआ करते थे अलग अलग। जैसे यूके की कॉलोनी इंडिया थी, उसी प्रकार जर्मनी की कॉलोनी अफ्रीका में थी, यूएसए की कॉलोनी थी, जापान की लोग कॉलोनी थे। तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का समर्थन लेने के लिए उन्होंने क्या नए नए वादे किए, कई तरह के वादे किए कि जब युद्ध समाप्त होगा और इसमें जब हम जीतेंगे तो आपको हम क्या देंगे, फ्रीडम। आपको क्या देंगे हम, फ्रीडम। तो इस तरह के वादे किए गए। लेकिन हुआ क्या, जब अलीज ग्रुप से आपको याद आ रहा होगा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये सब जब जीते तो इन्होंने किया क्या कि जो जर्मनी था, जर्मनी और तुर्की ये एक तरफ लड़े थे तो ये हार गए थे। तो इनकी जितनी कॉलोनी हुआ करती थी वर्ल्ड में, जैसे अफ्रीका में हो, एशिया में हो, उनको इन सारे देशों ने बांट लिया। किन्होंने, जो लोग इसमें जीते थे। तो ये भी एक स्थिति उल्टी हुई। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम देखें तो अफ्रीका, आपका वेस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, इसमें सभी में क्या आया, असंतोष पैदा हुआ और एक नेशनलिज्म की भावना जो है वो उभर कर सामने आने लगी। इसके अलावा अंग्रेजों ने या वेरियस, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्तर में बात कर रहे हैं, तो वेरियस जो गवर्नमेंट हुआ करती थी अलग अलग कंट्री में, उन्होंने जीतने के बाद में रिफॉर्म लेके आए, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म। हम रिफॉर्म भी डिस्कस करेंगे आगे, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो रिफॉर्म तो लेके आए, लेकिन ये आधे मन से लेके आए, बेदिली से लेके आए। इनका पूरा मन नहीं था कि हम पूरी तरह से पर्टिकुलर किसी कंट्री में डेवलपमेंट लेके आए। तो ये भी एक कारण हुआ। इसके अलावा जो अंग्रेज लोग थे, उनकी इस युद्ध में या ये जो वर्ल्ड वार हुआ था, इसमें उनकी जो प्रेस्टीज थी, उनकी जो गरिमा थी, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उसको भी, वो भी कम हुई। क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक इल्यूशन ही तो फैलाया था, एक भ्रम ही तो फैलाया था कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ज़्यादा कैपेबल हैं। ये सब चीज़ें खुलकर दुनिया के सामने आने लगी। तो इससे भी लोगों में क्या हुआ, सेंटिमेंट उभर कर सामने आने लगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ उसी समय हुई थी, आपने पढ़ा भी होगा, 1917 में। वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा गैस कीजिए, 1917 में हमने क्या डिस्कस किया था पिछली क्लास में। आप सभी ने सही गैस किया होगा, रूस या रसिया में रशियन रेवोल्यूशन हुई थी ना इस समय। रशियन रेवोल्यूशन के समय क्या हुआ था, लेनिन जो था, लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी का वो लीडर था, उसने जार का जो शासन था उसको उखाड़कर फेंक दिया था। तो इससे भी लोगों में एक भावना आई कि अल्टीमेट जो पावर है वो किस में है, पब्लिक में। किस में है, पब्लिक में। देखो किस तरह से अलग अलग चीज़ें कैसे कोरिलेट हो रही हैं। तो यहाँ सीधा कोरिलेट किया हमने किसको, रशियन रेवोल्यूशन को। तो रशियन रेवोल्यूशन की जो जीत थी या उसका जो परिणाम थे, उससे भी यहाँ के लोगों में एक संदेश मिला, एक मैसेज मिला। तो ये भी कई कारण बने। रशियन क्रांति के अलावा भारतीय जो नेशनलिज्म था या इंडियन नेशनलिज्म था, इसको अपने पड़ोसी देशों में हो रहे अलग अलग नेशनलिज्म मूवमेंट से भी थोड़ी सी हवा मिली। हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि
अरेबियन पेनिनसुलर में, चाइना में, कोरिया में, आपके अफगानिस्तान, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रियों में भी सेम कंडीशन बनी हुई थी। तो इन सब से भी क्या मिला, थोड़ा सा सपोर्ट मिला। अब जब ये सपोर्ट मिला तो अंग्रेजों ने देखा कि स्थिति हमारे हाथ से जा रही है, तो उन्होंने क्या किया कि किसी तरह से हम बात को ठंडा करें, यानी लोगों में जो सेंटिमेंट्स उभर कर सामने आ रहे हैं, एंटी कॉलोनिज्म सेंटिमेंट्स जो आ रहे हैं, इनको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, छोटे मोटे कुछ रिफॉर्म की घोषणा की। उनमें से इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था मोंटेग्यू, चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू, चेम्सफोर्ड, ये कौन थे? मोंटेग्यू उस समय थे भारत के सेक्रेटरी, और चेम्सफोर्ड कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर जनरल। तो इनकी रिकमेंडेशन पर कुछ सुधार डिक्लेयर किए गए, कुछ सुधारों की घोषणा की गई। सुधारों में क्या क्या किया गया? सुधारों में ये घोषणा की गई, उसमें एक योजना रखी गई, जो पॉलिटिकल लीडर थे हमारे, जो पॉलिटिकल लीडर थे उनके सामने ये रखा गया, ये प्रावधान, ये प्रोविजन रखे गए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली उस समय भी हुआ करती थी, चलो उस समय की जो संरचना थी या जो ड्राफ्टिंग थी वो पूरी मैं बता देता हूँ। उस समय होता क्या था, उस समय दो प्रकार की गवर्नमेंट होती थी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंस बोलते थे उस समय, प्रोविंस। तो सेंट्रल लेवल पर भी दो भाग होते थे गवर्नमेंट के, कौन कौन से? एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या होती थी? एक लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव से आपको लग रहा होगा क्या क्या काम होगा इसका? कानून बनाना। दूसरा होता था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। ये दो बॉडी हुआ करती थी सेंटर की, और इन पर नियंत्रण कौन करता था? गवर्नर जनरल। दूसरा, हम प्रोविंस की बात करें तो प्रोविंस की जो विधायिकाएं होती थी, या प्रोविंस या जो स्टेट लेवल पर या डिसेंट्रलाइजेशन में नीचे लेवल पे जो गवर्नमेंट होती थी, उनके पास भी कुछ सब्जेक्ट होते थे, कुछ विषय होते थे जिन पर वो कानून बना सकते थे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, आपका हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट होते थे जिन पर वो कानून बना सकते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आए, रिफॉर्म जो आए, उनमें उन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंस लेवल पर जो असेंबली है उसकी हम संख्या बढ़ा देंगे, उनका आकार बड़ा कर देंगे। इससे पहले हुआ क्या करता था कि इनकी संख्या लिमिटेड होती थी, जैसे 15, जैसे 30। तो इसमें मेजोरिटी किनकी होती थी? अंग्रेजों की। तो इन्होंने क्या बोला कि हम इनकी संख्या बढ़ा देंगे, और ये भी प्रोविजन कर देंगे कि जो सदस्य होंगे, जो इनके मेंबर्स होंगे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो? इलेक्शन, यानी इलेक्शन के माध्यम से वो इसमें आए। तो रिफॉर्म तो अच्छा था, सुनने में और देखने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने इसमें क्या प्रोविजन डाल दिया कि यदि कोई एक्सेप्शन होगा, कोई ऐसा काम होगा या कोई ऐसी अड़चन आएगी या कहीं डेडलॉक बनेगा, तो अल्टीमेट पावर रखेंगे गवर्नर जनरल के पास। किसके पास? गवर्नर के पास। तो यही दिक्कत हो गई फिर, क्योंकि आप, ये तो वही बात होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हो। तो दिखाने को तो बहुत कुछ दे दिया, लेकिन ओरिजिनल चीज़ें या पावर्स किसके पास रही? गवर्नर जनरल के पास। तो इस चीज़ों से भी या इन रिफॉर्म से भी भारतीय जो लीडर थे उनमें क्या आया? असंतोष आया। तो देखो हमने कितनी चीज़ें डिस्कस की। इसके बाद में एक जो कि आगे भी आएगा आपको, हम उसको यहीं डिस्कस कर लेंगे, रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट को भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं।
एक नई कानून उन्होंने पास किया, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट क्या था? इसमें अंग्रेजों ने ये प्रोविजन किया कि जो कि कोई भी भारतीय या कोई भी इंडियंस किसी प्रकार का कोई ऑफेंस में इन्वॉल्व होता है या किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है, तो पहले एक रूल होता था, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमने या आपने पहले भी पढ़ा होगा, रूल ऑफ लॉ 8th क्लास में पढ़ा होगा कि कानून की एक विधिवत प्रक्रिया होगी, एस्टेब्लिश जो प्रोसेस है वो होगी, उसके बिना किसी को कोई सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन रोलेट एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया? रोलेट एक्ट में प्रोविजन किया गया कि किसी भी इंडियन पर कोर्ट के सामने ले जाए बिना या कोर्ट में किसी प्रकार का कोई प्रोसीडिंग चलाए बिना सीधा जेल में डाल सकते हैं। तो कितना बेकार वो था। तो इसे गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा या ब्लैक लॉ भी कहा। तो इस कानून ने भी क्या किया, जो सेंटिमेंट्स थे इनको बढ़ाने में सहायता दी। ये आया था 1919 में। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब इसी बीच हम एक बार जो स्लाइड के जो पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। ओवरव्यू क्या है? कॉन्साइसनेस अमंग द पीपल। कई चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हो। क्या क्या? कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर बढ़ा, वर्ल्ड वॉर के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, सैनिकों का एक्सपीरियंस क्या था, और अलग जो चीज़ें हैं वो क्या थी। एंटी कॉलोनिज्म सेंटिमेंट क्यों आए? क्योंकि व्यापारी वर्ग को भी ये महसूस हुआ कि बाहर से यदि इन्वेस्ट आएगा तो हमारी चीज़ उनसे क्या नहीं कर पाएंगी, compete नहीं कर पाएंगे, उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगी। रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे डिस्कस करेंगे। नेशनल मूवमेंट आगे डिस्कस करेंगे। वेरियस मूवमेंट में आप डाल सकते हैं, जैसे रशियन क्रांति हो गई या आसपास के जो रीजन थे, आसपास के जो देश थे उनकी क्रांतियाँ होगी। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्प्लीकेशन हमने पूरी तरह से वो किया। खिलाफत आंदोलन हमारा बाकी है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हमारा बाकी है। इमरजेंस ऑफ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल कैसे आए ये डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह डिफेंस में पैसा बढ़ा, टैक्सेस बढ़ा दिए। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या हुआ कि जब अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत थी तो उन्होंने जबरदस्ती सैनिक भर्ती शुरू कर दिया। इसको बोला गया फोर्स रिक्रूटमेंट। क्रॉप फेलियर, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, अभी पेंडेमिक है, पहले क्या थी, एपिडेमिक। और अपीयरेंस ऑफ न्यू लीडर, अब इस पे शिफ्ट करते हैं। न्यू लीडर में कौन आएगा? गांधी जी। यहां से हम डिस्कस करेंगे गांधी जी का आना, यानी गांधी जी ने कैसे वो लीडरशिप संभाली। तो गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म जो था वो गुजरात में हुआ। गुजरात में कहाँ? पोरबंदर। गुजरात में पोरबंदर जगह है, आप उस पर मैप पे इसको लोकेट करना, गुजरात और पोरबंदर दोनों को। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, सभी को पता होगा आपको, 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को इनकी जयंती हम हर साल मनाते हैं, 1869। ठीक हो गया। अब गांधी जी क्या हुए थे, जब पढ़ने लिखने के बाद में ये अपनी जो लॉ की डिग्री पूरा करने के लिए कहाँ चले गए थे? ब्रिटेन। कहाँ चले गए थे? ब्रिटेन से इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। किसमें? लॉ की डिग्री में, यानी लॉयर बने थे, वकालत की डिग्री इन्होंने वहीं से ली। वकालत की डिग्री करने के बाद में ये चले गए थे साउथ अफ्रीका। कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इन्होंने एंटी रेशियल जो मूवमेंट था उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अपार्थाइड मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, वहाँ नस्ल भेद था, वहाँ ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत गैप था। वाइट लोग उनसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे और इनमें
गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। गांधी जी ने वहाँ एक टेक्निक यूज किया था जिसको बोला गया था सत्याग्रह। क्या बोला गया था? सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। यानी सत्याग्रह में उनके दो मेजर वेपन थे, एक तो सत्य, दूसरा इन्होंने अपनाया था अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, यानी सत्य बोलेंगे और अहिंसा, किसी को या किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेंगे। ये उनके बुनियादी या बेसिक वेपन थे, या उनकी बेसिक क्या थे? आइडियोलॉजी थे। तो वहाँ इन्होंने खूब अच्छे से यूज किया गोरों के खिलाफ या वाइट्स के खिलाफ, और वहाँ उनको काफ़ी सफलता मिली। तो यहाँ जब गांधी जी आए, तो सबसे पहली बात है गांधी जी आए कब? 1915 में, 1915 में गांधी जी भारत आए। भारत आने के बाद में वो भारत के विभिन्न अलग अलग वहाँ गए, घूमे देश के कोने में, और सारी स्थितियों का उन्होंने क्या लिया? जायजा लिया, सर्वे किया। उसके बाद में उन्होंने सारी स्थिति पहचानने के बाद में उन्होंने सारा जो लीडरशिप था वो अपने हाथ में ले ली। अपने हाथ में ले ली। अपने हाथ में लेते ही उनको मुद्दा क्या मिला? रोलेट एक्ट। मुद्दा क्या मिला? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट उनको बाद में मुद्दा मिलेगा, उससे पहले हम उनके कुछ बेसिक जो मूवमेंट्स थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। उनका सबसे पहला जो आंदोलन हुआ वो हुआ चंपारण में। कहाँ हुआ? चंपारण। एक मिनट। चंपारण, चंपारण एक जिला है, लोकेट करना बिहार में। चंपारण में 1917 में एक मुद्दा हुआ। रूलेट एक्ट तो 1919 में आया था, तो उससे पहले की चीज़ें हैं ये। 1917 में अपना सबसे पहला जो सत्याग्रह किया इन्होंने चंपारण में किया। चंपारण में हो क्या रहा था कि जो इंडिगो जो फार्मर थे उन पर यूरोपियन लोग या अंग्रेज लोग क्या करते थे? अत्याचार करते थे, एट्रोसिटी करते थे। उन पर क्या करते थे? लोग बोलते थे कि 3/20 भाग पर इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। यानी किसी आदमी के पास यदि 20 एकड़ ज़मीन है तो उस पर उसके तीसरे भाग पर क्या करना पड़ेगा उसको? 20 यूनिट है तो 3 यूनिट पर क्या करना पड़ेगा उसको? आपको इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। और ये करनी पड़ेगी। इसके अलावा कंडीशन क्या रखते थे कि जो आप इंडिगो उगाएंगे उसको जो सरकार तय करेगी या जो अंग्रेज जो प्राइस उसकी तय करेगी उसी पर आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थिति सब पहले कहाँ थी? बंगाल में हुआ करती थी। लेकिन बंगाल से ये स्थिति कहाँ शिफ्ट हो गई? बिहार में। लेकिन बंगाल वालों ने तो इससे अपनी समस्या से निजात पा ली थी, लेकिन बिहार वालों को थोड़ी दिक्कत हुई। तो बिहार में जाने के लिए एक पर्सनालिटी हुआ करते थे, राम प्रसाद शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को बोला था कि आप बिहार चलिए, वहाँ के किसानों की स्थिति देखिए और उनको अंग्रेज़ों के अत्याचारों से या उनकी एट्रोसिटी से आज़ाद करवाइए। तो उनके कहने पर वो वहाँ गए थे। इस आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली, सक्सेसफुल हुए, और उन्होंने जो चंपारण के जो किसान थे उनको जो उनकी गरीबी थी या उनकी जो परेशानी थी उनसे उनको निजात दिलवाई। इस परेशानी में उनका साथ दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले और राष्ट्रपति, JB कृपलानी। ये कई लोग थे, अलग अलग पर्सनालिटीज़ थी इम्पोर्टेंट, उन्होंने उनका साथ दिया था। इसके बाद में इन्होंने आंदोलन किया खेड़ा में। खेड़ा कहाँ है? खेड़ा है आपके गुजरात में। खेड़ा में भी इन्होंने किसानों के फेवर में आंदोलन किया। उसके बाद में 1918 में उन्होंने आंदोलन किया अहमदाबाद में मजदूरों के लिए। कहाँ? देखो 1917 हमने डिस्कस कर लिया चंपारण में, 1918 में उन्होंने किया खेड़ा में, और 1918 में ही उन्होंने किया अहमदाबाद में। अहमदाबाद में किन के लिए? मजदूरों के लिए। मजदूरों का क्या इश्यू था कि मजदूर जो लोग थे उनका डिस्प्यूट हो गया था मिल के मालिक से, जो मिल होती हैं उनके मालिक से। उसमें
क्या हो रहा था कि वेजेस जो थी वो कम थी, वेज जो लोग थे वो कम देते थे, मजदूरों को वेजेस कम दी जाती थी। तो गांधी जी उनके पक्ष में गए और उन्होंने 35% इंक्रीज करने के लिए बोला कि आप 35% इनकी वो बढ़ा दीजिए, अदरवाइज सभी जो मजदूर हैं वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और फिर लास्ट में जब मिल मालिकों पर दबाव पड़ा तो 35% बढ़ा भी दिया गया था। तो यहाँ भी उनको सफलता मिली। तो देखो किस तरह से उनको 3 आंदोलनों में सफलता मिली, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। अब उनको मौका मिलता है इन 3 आंदोलनों में जब उनको सफलता मिली तो वो नेशनल वाइड क्या बन गए, हीरो बन गए, पब्लिक उनको पहचानने लगी। अब जब पहचानने लगी तो उनकी एक अच्छी इमेज बन गई लोगों में, समाज के हर वर्ग में, सोसाइटी का हर ग्रुप में उनकी इमेज अच्छी बन गई। और ये उनमें एक चार्मिंग कैपेसिटी थी कि वो सारे प्रकार के ग्रुपों को अपने साथ क्या करते थे, मोबिलाइज कर लेते थे। अब उनको एक इश्यू मिला, क्या, रोलेट एक्ट। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया, 1919 में। गांधी जी कब आए, 1915 में। 1917 में उन्होंने चंपारण का दौरा किया, 1918 में उन्होंने खेड़ा, 1918 में ही क्या किया, अहमदाबाद। यहाँ तीनों जगह वो सफल हुए थे। अब 1919 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या पास किया था, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के प्रोविजंस आपको पता लग गया। रोलेट एक्ट जब आया तो रोलेट एक्ट से पूरी जनता में क्या हो गया, एक डिससेटिस्फैक्शन फैल गया। और ये डिससेटिस्फैक्शन की जो कंडीशन थी इसको वो किसने ले लिया, इसका पूरा वो किसने ले लिया, गांधी जी ने पूरी लीडरशिप ले ली। अब गांधी जी ने जब इसकी लीडरशिप ले ली तो गांधी जी के जो सत्याग्रह था वो छेड़ दिया इन्होंने। सत्याग्रह छेड़ने से इन्होंने क्या किया कि ऑल ओवर इंडिया में हर जगह स्ट्राइक होने लगी, शांतिपूर्ण तरीके से, किसी प्रकार की कोई हिंसा या किसी प्रकार की कोई वायलेंस नहीं हुई। इसी क्रम में रोलेट एक्ट के जब विरोध चल रहा था तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, पंजाब के लीडर थे 2, उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, KICHLU, किचलू। इनको अरेस्ट कर लिया, इनको अरेस्ट कर क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। जब इस खबर का लोगों को पता लगा, देखो डॉक्टर सत्यपाल सिख थे और सैफुद्दीन किचलू मुस्लिम थे, मतलब एक चीज़ आप इसमें समझिएगा कि जितने सोशल ग्रुप थे, चाहे से वो रिलीजन ग्रुप हो या कास्ट हो, वुमेन हो, फार्मर हो, सब एकजुट हो गए थे गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के कहने पर सब उनके साथ हो गए थे। तो जब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जेल में डाल दिया तो अमृतसर पंजाब में एक मीटिंग का आयोजन हुआ। कहाँ, जलियांवाला बाग। आपने सुना होगा जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की। तो 13 अप्रैल 1919 को जब लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए, शांतिपूर्वक ढंग से वो क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। तो उस बाग में क्या था कि सिर्फ आने के लिए एक ही रास्ता था और बीच में था एक कुआं। तो अंग्रेज सरकार का एक जनरल था उस समय, जनरल डायर को इसकी इंफॉर्मेशन मिली तो वे हथियारों से लैस सैनिकों के साथ यहाँ पहुँच गए और उनको डिप्लॉय कर दिया सैनिकों को इधर, और बिना किसी वार्निंग के जितने लोग थे, सैकड़ों हजारों लोग, उन पर गोलियां शुरू कर दी। अब देखो इसमें निकलने का कोई रास्ता तो था नहीं, तो इसमें बहुत सी कैजुअल्टी हुई, बहुत सारे लोग मारे गए और कुछ लोगों ने कुएं में कूद कर भी अपनी जान दी। तो ऐसी कंडीशन हुई थी। तो आपको जलियांवाला बाग सुनकर अच्छा लगा होगा, अच्छा क्या बुरा लगा होगा,
लेकिन आपको ये पता लगा होगा कि रूलेट एक्ट की वजह से ये सब हुआ। तो आपकी कई चीज़ें आज क्लियर हो रही होंगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, रूलेट एक्ट, सॉरी खिलाफत आंदोलन और आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये दोनों हम पढ़ेंगे। हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे रूलेट एक्ट के रिपरकशन में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे जब अगला वो शुरू करेंगे। अब आज के इस वीडियो का मैप वर्क, पोरबंदर आप ढूंढना है आपको, पोरबंदर, अहमदाबाद, खेड़ा, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, चंपारण, अमृतसर, और अमृतसर के अलावा आप इंटरनेशनल या वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे तो वो सारे कंट्री, जैसे टर्की को लोकेट करना आप, टर्की के अलावा आप मलेशिया को लोकेट करना, मलेशिया के अलावा आप लोकेट करना इटली को। तो ये रहा आपका मैप वर्क, और आज के वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम यहीं से डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको आप अपने भाषा में या अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना ना भूलें। थैंक यू फॉर डिस्कशन।